हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का प्रव्या एकेडमी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कैसे हैं, क्या हाल चाल आप सब लोगों के? बढ़िया। जैसा कि आप सबको पता है, कक्षा 10 की जो है एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और मार्च में शुरू में ही हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, पहले वीक के एंडिंग तक हमारे एग्ज़ाम होंगे और अभी लगभग हमारे पास यूँ देखें तो ये जनवरी तो लगभग गया ही है। ठीक है, और 1 फरवरी और तो कुल मिला के 1 डेढ़ महीना हमारे पास है और इस 1 डेढ़ महीने के अंदर हम लोगों को एक बेहतरीन रणनीति बना करके तैयारी करनी होगी, जिससे हम लोग पूरा जो साल हमने पढ़ा है उसको एक बेहतरीन तरीके से समेट करके एग्ज़ाम हॉल के अंदर लेके जा सके। मतलब दिमाग के अंदर समेट करके लेके जाना है और एग्ज़ाम में हम वो सारी चीज़ें जो एग्ज़ाम लेने वाला हमें पूछ रहा है वो सारी चीज़ें हम लिख कर आ सकें। साथियों, हमें कुछ बेहतर रणनीति बना करके बेहतर परिणाम के लिए बेहतर एफर्ट, बेहतर प्रयास करने होंगे। तो आप अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए ये बेहतर प्रयास ज़रूर कीजिए। साथियों, मैं एक बात आपको क्लियर बता देता हूँ कि यही 1.5 महीना आपका भविष्य निर्धारित करेगा। आप कहोगे सर 1.5 महीने में मेरा भविष्य कैसे निर्धारित हो सकता है? तो मैं आपको ये बात बता देता हूँ। आप लोगों ने कहीं जो मोटिवेट करने वाले लोग होते हैं वो आपको कहते मिलेंगे कि 10वीं के परसेंटेज कहीं काम नहीं आएंगे, 10वीं में आप नहीं पढ़े तो कोई नहीं। लेकिन मैं आपको ये बात ईमानदारी के साथ बता देता हूँ कि आप लोगों को 10वीं के परसेंटेज भी काम आएंगे और 10वीं में जो पढ़ा है वो भी ज़िंदगी भर काम आएगा। यहीं से आप जानोगे कि जब आप 11th में जाओगे तो आपके सब्जेक्ट अलग हो जाएंगे। अगर आज आपने मैथ्स नहीं पढ़ा, अगर आज आपने विज्ञान नहीं पढ़ा, तो आप 11th में मैथ्स नहीं ले सकते या साइंस का बायो नहीं ले सकते। और जब ये नहीं लेंगे तो आपका जो डॉक्टर बनने का सपना है यहीं से टूट जाएगा, यानी कि आप डॉक्टर कभी नहीं बन पाओगे, आप इंजीनियर कभी नहीं बन पाओगे। लेकिन अगर आपने आज मेहनत कर ली और आपने सोचा है कि डॉक्टर बनना है और आप साइंस में अच्छे हुए, साइंस में आपकी रुचि हुई, तो आप अच्छे तरीके से आप क्या बन जाओगे? डॉक्टर बन जाओगे। तो ये बात आप आज से ही ध्यान रखना कि ये 1.5 महीना आपका भविष्य निर्धारित करेगा। यही 1.5 महीना आपको ये बताएगा कि आप भविष्य में कौन से जूते पहनोगे, कौन से कैसे कपड़े पहनोगे, किन लोगों के साथ आपका उठना बैठना होगा, आप कहाँ चलोगे, कौन सी गाड़ी में चलोगे। ये तय अगर कोई करेगा तो ये 1.5 महीना तय करेगा और इस 1.5 महीने के अंदर आप किस तरह से मेहनत करते हैं, किस तरह से प्रयास करते हैं, वो काम आएंगे। तो साथियों, इसी विश्वास के साथ कि आप अपने इस बेहतर भविष्य के लिए 1.5 महीना अपनी नींद को गंवा करके मेहनत करेंगे, इसी विश्वास के साथ मैं आज की ये क्लास शुरू करता हूँ। हमारी क्लास जो है वो इस 10 कक्षा का हमारा लास्ट चैप्टर है, जो हमने पूरे साल में नहीं आपके साथ डिस्कस किया। हो सकता है आपने पढ़ा भी हो, लेकिन मैं एक बार हमारे जो यूट्यूब्स और ऐप के स्टूडेंट हैं उनके लिए एक बार पुनः ये छोटा सा चैप्टर है और कई दिन लगे क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे कारण रहते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा लास्ट एक बचा हुआ चैप्टर है आनुवांशिकता। ये पिछले आनुवांशिकता, देखिए आनुवांशिकता एवं जैव विकास हमारा चैप्टर हुआ करता था पहले। किसी के पास पुरानी बुक होगी तो वो 9th चैप्टर था, 9वें नंबर का चैप्टर था। और अभी जो है हमारा वो ये 8th नंबर का हो जाएगा क्योंकि हमारा 5वां चैप्टर था वो हट गया था। चलो, आनुवांशिकता के बारे में हम बात करेंगे और ये छोटा चैप्टर है। ये इसमें जैव विकास था, वो काफी बड़ा पोर्शन था, उसको हमने हटा दिया है। तो अभी हमारे पास छोटा सा चैप्टर, बहुत छोटा सा, सबसे छोटा मैं कह सकता हूँ ये आनुवांशिकता का है। हमारा 15वां चैप्टर था वो भी काफी बड़ा था और ये बहुत
सिंपल भी है, इसमें कोई ज़्यादा वो ऐसा है नहीं। और मैंने जब आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे तो इसमें से कुछ क्वेश्चन उठाए थे जो आप आसानी से कर सकते थे, जो हमने एक बार में समझाए थे तो वो आप कर सकते थे। तो आनुवंशिकता एवं जैव विकास की अगर हम बात करें तो देखो, आनुवंशिकता, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आनुवंशिकता होता क्या है। आनुवंशिकता होता क्या है, तो देखो ऐसे समझो कि आप हैं, आप जब पैदा हुए, या चलो आप पैदा हुए तो क्या बातें हुई आपको पता नहीं होगी, तो आपके आसपास में आपके घर में कोई छोटा बच्चा पैदा होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो आप देखोगे कि आसपास के लोग कुछ बातें करते हैं। कुछ बातें ये करते हैं कि इसकी नाक तो इसके नाना जैसी है, इसकी आंखें इसके मासी जैसी हैं, इसके कान इसके दादा जैसे हैं, इसके होठ जो है वो इसके मम्मी जैसे हैं, इसका जो कलर है, कलर ये काले काले जो है इसके मामा उस पे चला गया है। ऐसा मतलब काले हो सकते हैं, गोरे हो सकते हैं, कुल मिला के इस तरह की बातें आप लोगों ने सुनी होगी। तो आप लोगों ने क्या सोचा कि नाना के कान का लक्षण, जो नाना के कान थे वो कान वहां कहां से आ गए, वो लक्षण वहां कहां से आ गया, या जो उसके काले काले मामा थे वो काले काले मामा का कलर इस लड़के के अंदर कैसे आ गया। या आप देखोगे उसकी मासी की भूरी भूरी आंखें थी तो इस टाबर के अंदर भूरी भूरी आंखें कहां से आ गई। आप लोगों ने सोचा? नहीं सोचा? चलो मैं बताता हूं कि ये सारे लक्षण जो है वो किसी न किसी के थ्रू उस बच्चे में आए, जो कि उसके मतलब पहले की जो पीढ़ियां थी, पहले की पीढ़ियां, जैसे पहले की पीढ़ी की बात करूं तो जैसे मेरे पापा की तरफ से मेरे दादा दादी होंगे, फिर दादा के पापा मम्मी, दादा के नाना नानी, इसी तरह से दादी के नाना नानी, दादी के मम्मी पापा, ये सारे जो है, ये सारे के सारे हमारी कह सकते हैं ये हमारे पूर्वज हैं, ये हमारे पूर्वज हैं। और ये पूर्वजों से लक्षण आते हैं, है ना, जो है पूर्वजों से लक्षण आते हैं। कहने का मतलब जो जनक होते हैं, जो जनक होते हैं, जैसे मैं यहाँ पर कुछ आपको चीजें समझाता हूँ कि ये एक ए है और एक बी है, इन दोनों का एक बच्चा हुआ, तो बच्चा मान लो सी हुआ, सी के अंदर ए के कुछ लक्षण आएंगे, कुछ लक्षण बी के आएंगे, फिर ये इसकी शादी डी से हो गई और इन दोनों से मिलकर के एक बच्चा हुआ ई, तो इसमें कुछ लक्षण डी के होंगे, कुछ लक्षण सी के होंगे। ऐसे जो लक्षण है, ये जो लक्षण है, ये लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते रहते हैं और इन्हें हम आनुवांशिकता कहते हैं। ये जो लक्षण है, ये लक्षण है ना, ये जनक से, यूं कह सकते हैं जनक से किस में आते हैं, संतति में। जनक से किस में आते हैं भाई, संतति में आते रहते हैं। इसे हम आनुवंशिकता कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं। क्लियर बात। ये जो लक्षण है, जनक से संतति में जो लक्षण आए हैं ना, जनक से संतति के अंदर जो लक्षण आए ना, उन लक्षणों को हम उनका स्पेशल नाम है, उसे कहते हैं आनुवांशिक, आनुवांशिक लक्षण। भैया क्या कहते हैं, आनुवांशिक लक्षण। तो आनुवांशिक लक्षण क्या है कि जो जनक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आने वाले लक्षण, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आने वाले लक्षण जो है वो आपके क्या कहलाएंगे, आनुवांशिक लक्षण। और इस गुण को हम आनुवांशिकता कहते हैं कि जो ये लक्षण एक दूसरे में आ रहे हैं ना, इसे हम क्या कहते हैं, आनुवांशिकता कहते हैं। और ये लक्षण इधर उधर आ रहे हैं, कुल कहने का मतलब जो आनुवांशिकता है, इसे हम अगर विज्ञान की किसी शाखा में
पढ़ते हैं, यानी कि विज्ञान की किसी शाखा में आनुवांशिकता का अध्ययन करते हैं, आनुवांशिकता का अध्ययन करते हैं, आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन करते हैं, तो उस विज्ञान की शाखा को हम आनुवांशिकी कहते हैं। अनुवांशिकी, अनुवांशिकी कहते हैं इसे इंग्लिश में जेनेटिक्स कहते हैं। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई? जेनेटिक्स कहते हैं। आई बात समझ में? सिंपल बात है कि एक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी, कोई न कोई लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी आते रहते हैं, ऐसे लक्षण आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। अगर तुम लोगों से पूछे कि आनुवांशिक लक्षण कहते किसे, तो आनुवांशिक लक्षण कहते किसे कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आने वाले लक्षणों को हम क्या कहते हैं? आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। आनुवांशिक लक्षणों का ये गुण है। आनुवांशिक क्या है? लक्षणों का गुण है, यानी कि आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना भाई आनुवांशिक लक्षण है ना, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गए ना, इस गुण को या इसे हम आनुवांशिकता कहते हैं। दूसरी बात, जिस विज्ञान की जिस शाखा के अंदर आनुवांशिकता या आनुवांशिक लक्षणों या अपन जैव विकास आदि के बारे में अध्ययन करते हैं ना, वो आनुवांशिकी है, जिसे हम इंग्लिश में जेनेटिक्स बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स बोलते हैं। क्लियर बात? अब मैं बात करूं, आनुवांशिकी ये विज्ञान की शाखा है और महत्वपूर्ण शाखा है। इसके जो है जनक, आनुवांशिकी के जनक या इसे हम कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, पिता, आनुवांशिकी के पिता हम कहते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। आप लोगों ने नाम सुना होगा ग्रेगर जॉन मेंडल। बायोलॉजी के अंदर, विज्ञान साइंस के अंदर, यानी बायोलॉजी के अंदर ग्रेगर जॉन मेंडल का बहुत बड़ा योगदान है। चलिए मैं बात करता हूं आनुवांशिकी के जनक की। आनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल है। ठीक, इतनी बातें हम पढ़ते हैं तो कुछ बातें हमारे पास दिमाग में आती है कि ये लक्षण आते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते हैं, तो क्या सारे लोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण आ रहे हैं तो उस पीढ़ी के जैसे जैसे क्यों नहीं है? आप बताओ, एक बात बताओ, एक लड़का हो गया, क्या वो लड़का पूर्ण रूप से अपने मम्मी पापा जैसा होता है क्या? आप कहोगे सर नहीं। आप कहोगे सर नहीं, तो नहीं क्यों नहीं? जैसा जैसा क्यों नहीं है? तो इसका कारण है, इसमें आती है विभिन्नताएं। क्या आती है भाई? विभिन्नताएं आती है। इसमें आ जाती है विभिन्नताएं। विभिन्नताएं आती है। क्या आती है? विभिन्नताएं। विभिन्नताएं का मतलब ये है कि जब देखो एक बात बताओ मेरे को, आप कहोगे सर आनुवांशिक लक्षण जो है ना, आनुवांशिक लक्षण ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते कैसे? तो देखो आप या थोड़ा सा कंसेप्ट बताता हूं आपको। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा कोशिका। कौन सा? कोशिका। ये मान लो कोशिका है, और कोशिका के अंदर क्या होता है? केंद्रक होता है। कोशिका के अंदर क्या होता है? केंद्रक होता है कि नहीं होता है? केंद्रक, और केंद्रक के अंदर होते हैं गुणसूत्र। केंद्रक के अंदर कौन से सूत्र? गुणसूत्र होते हैं। और ये जो गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र के अंदर होता है डीएनए। इसके अंदर क्या होता है? डीएनए। ये जो डीएनए है, ये डीएनए के अंदर हमारे आनुवांशिक लक्षण होते हैं। और ये डीएनए जब अपने माँ बाप से बच्चे के अंदर जो डीएनए आता है, तो उस डीएनए के अंदर कौन आ जाते हैं? आनुवांशिक लक्षण आते हैं। आनुवांशिक लक्षण आ जाते हैं। फिर डीएनए में जो प्रोटीन होती है, वो प्रोटीन क्या करती है? प्रोटीन शरीर की संरचना बनाती है। शरीर की क्या बनाती है? संरचना बनाती है। आई बात समझ में? कहने का मतलब ये है कि जो कोशिका है, कोशिका के अंदर होता है केंद्रक, और केंद्रक के अंदर होता है गुणसूत्र। और जो गुणसूत्र होते हैं, ये गुणसूत्र जो होते हैं, इसके अंदर होता है डीएनए। गुणसूत्रों के अंदर डीएनए होता है, और डीएनए के अंदर होती है प्रोटीन। और जो प्रोटीन होती है, वो प्रोटीन ही क्या करती है? शरीर का निर्माण करती है। भाई डीएनए के अंदर एक प्रोटीन है कि उसका नाक बनाना है, वो बनाना है थोड़ा बड़ा,
तो डीएनए की प्रोटीन नाक आपका क्या बना देगी, बड़ा बना देगी, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है ये। अब हम बात करते हैं विभिन्नताएं। तो विभिन्नताएं आती कैसे है, आप कहोगे सर अगर भाई सारे लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आ रहे हैं, तो पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी जो है वो एक जैसी होनी चाहिए थी, लेकिन आप कहोगे सर एक जैसी तो है नहीं, तो कुछ न कुछ भिन्नताएं हैं। आप देखो, एक बात बताओ मेरे को, जैसे आप किसी अनार के बगीचे में जाओ, आप अनार के बगीचे में जाओ और दो अनार के अलग से फोटो खींचो, दो अनार की फोटो खींचो, फिर आप लेके आओ, फिर वापस दूसरा फोटो लेके ऐसे जाओ, देखो ढूंढो कि ये अनार कौन सा है, ये अनार कौन सा है जो मेरे पास फोटो है, वो अनार कौन सा है, आप देखो। या फिर आप जाओ और एक आदमी की फोटो लेके आओ, एक स्कूल में एक बच्चे की फोटो खींचो, और फिर दूसरे दिन जाओ कि ये बच्चा कौन सा है, फोटो देख के पता लगाओ, तो लगा लोगे। लेकिन जब आप अनार की बात आती है तो आपको मुश्किल हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कि ये फोटो कौन से अनार की है ना। तो इसका कारण ये है कि जो अनार का पौधा है उसके अंदर जो है विभिन्नताएं कम है, यानी कि सारे के सारे पौधे आपको एक जैसे ही दिखेंगे, आपको कोई खास फर्क नहीं दिखेगा, खास फर्क नहीं दिखेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि मनुष्य को देखो, आपकी स्कूल के बच्चे हैं, आपकी क्लास के बच्चे हैं, क्लास के जितने भी बच्चे हैं सब के सब अलग तरह के हैं। आप किसी को भी देख के बता सकते हो कि इसका नाम ये है, क्यों? क्योंकि आप उसकी विभिन्नताओं को देख रहे हो, आप उसकी विभिन्नताएं देख रहे हो, इससे पता चल जाता है उसके अंदर बहुत सारी विभिन्नताएं। आप एक बात बताओ, एक ही माँ बाप के मान लो 3-4 टावर है, 3-4 टावरों को आप अलग अलग पहचान जाओगे कि ये टावर वो है, ये टावर वो है, ये टावर वो है। इसका कारण क्या है कि आनुवांशिक लक्षण उसके माँ बाप से उसके अंदर आए, चारों टावरों के अंदर आए, लेकिन कुछ न कुछ विभिन्नताएं हो रही जिसके आधार पे आप उसको पहचान सकते हो। तो जब हमारे पास हम जनन की बात करते हैं, तो जनन हमारे पास दो तरीके से होता है। एक तो होता है आपका लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक जनन। जो अलैंगिक जनन होता है ना, उसके अंदर विभिन्नताएं बहुत कम आती है, विभिन्नताएं बिल्कुल कम आती है, जिसकी वजह से, जैसे आप अनार की बात कर रहे थे अपन, तो अनार के अंदर अलैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन जब होता है तो जो संतति बनती है वो जनक के लगभग समान बनती है, पूरी तरह से। थोड़ा बहुत कोई रत्ती भर, यानी कि बहुत थोड़ा सा फर्क रहेगा तो रहेगा, वरना ज्यादा फर्क नहीं रहता। लेकिन जब लैंगिक जनन होता है तो विभिन्नताएं आती है, जब लैंगिक जनन होता है तो विभिन्नताएं बहुत आती है। इसीलिए जब हम जैव विकास हमारा चैप्टर था, तो आप देखोगे कि अच्छा एक बात बताओ, लैंगिक जनन में विभिन्नताएं बहुत आती है। आप मेरे को ये बात बताओ, जैसे तुम्हारे पूर्वज थे वो बंदर हुआ करते थे कि नहीं थे? तुम लोगों के जो पूर्वज थे वो बंदर थे। अब बंदर से तुम कैसे बने? बंदर से तुम बने तो बने कैसे? तो देखो इसका कारण है, इसका कारण ये है, आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, तुम सुनिए। कि जैसे बंदर था, बंदर का बच्चा हुआ, बच्चे के अंदर विभिन्नता आई और फिर उनके वो विभिन्नताएं आने वाली अगली पीढ़ी में तो जाएगी, उसके साथ कुछ विभिन्नता और आ जाएगी। जैसे मैं बात करता हूँ कि जैसे हम चल रहे हैं, जैसे हम भी चल रहे हैं, बंदर वैसे 4 पैरों पे चलते हैं। 4 पैर मतलब हम पैर, जो आगे के हाथ है और 2 पीछे के पैर है, तो उन पे वो चलते हैं, लेकिन हम 2 पैरों पे चलते हैं। लेकिन जब बंदर थे, बंदरों से क्या हुआ, बंदरों ने जो एक ऐसी संतति उत्पन्न हुई जो थोड़ा ऐसे टेढ़ा चलती थी, ऐसे, लेकिन फिर धीरे धीरे वो सीधा हो गई, उसके बच्चे हुए वो सीधे हो गए। तो धीरे धीरे उनके वो विभिन्नताएं, बंदरों वाली प्रजाति अलग होगी और अपन क्या हो गए, सीधे सीधे होते होते एकदम सीधे हो गए, आज ऐसे चलते। तो ये क्या हो गया, ये विभिन्नताएं आई, विभिन्नताएं आने की वजह से हम उनसे, बंदरों से हटके एक अलग हो गए, है ना। इसी तरह से आजकल कोई हमारे से विभिन्नताएं आएगी और हमारे से कोई नई प्रजाति बन जाएगी और मानव अलग हो जाएगा, है ना। तो ये इस तरह से विभिन्नताएं आती है ना, तो लगातार विभिन्नता आती है, लगातार नई प्रजातियां बनती रहती है।
है ना। तो ये विभिन्नताएं आती रहती है और नई प्रजातियां बनती रहती है। अब आप कहोगे सर विभिन्नता के कारण क्या है? देखो कारण है, पहला कारण तो यूं समझो कि जो पर्यावरण का फर्क पड़ता है, भौतिक कारक होता है, आसपास का वातावरण, जैसे तापमान हो सकता है, वर्षा हो सकती है, खाद्य पदार्थ हो सकते हैं। ये आसपास का वातावरण जो है वो विभिन्नताओं को प्रेरित करता है, आसपास का वातावरण, ठीक है। उसके अलावा मान लो जो गुणसूत्र है, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो जाता है। देखो जैसे हम पर मानव की बात करें तो बताओ मानव के अंदर कितने गुणसूत्र? आप कहोगे सर 46। 46 में मान लो गुणसूत्र की संख्या 46 है, मान लो 45 हो जाए, मान लो 47 हो जाए, तो क्या हो जाएगी? विभिन्नता आ जाएगी, है ना। उसके अलावा डीएनए में परिवर्तन आ जाता है। भाई देखो डीएनए का क्या है कि डीएनए जब डीएनए की प्रतिकृति बनती है, फोटोकॉपी की, भाई एक बात बताओ मेरे को, डीएनए यहां से डीएनए दूसरा डीएनए बनेगा तो क्या दूसरा डीएनए बनना मतलब एक डीएनए की प्रतिकृति बनेगी, या ऐसे कह सकते हैं डीएनए की प्रतिलिपि या डीएनए की फोटोकॉपी बनेगी। क्या बनेगी? डीएनए की फोटोकॉपी बनेगी। एक बात बताओ, आप मेरे को बताओ, आप एक फोटो लेके गए किसके पास? दुकान वाले के पास, और दुकान वाले को कहा इसकी फोटोकॉपी करके दे, उसने आपको फोटोकॉपी करी, आप फोटो देखो और फोटोकॉपी देखो अलग दिखेगा। फिर आप फोटोकॉपी की फोटोकॉपी कराओ तो उसकी फोटोकॉपी और ओरिजिनल आपका जो है उसकी फोटोकॉपी और ओरिजिनल को देखो तो फर्क दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो डीएनए की फोटोकॉपी होती है तो कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहे। डीएनए की जब प्रतिकृति बनती है तो कुछ न कुछ परिवर्तन होते हैं। तो डीएनए एक तो भौतिक कारक हो सकते हैं, वायु वातावरण कारक, दूसरा डीएनए में परिवर्तन हो जाता है, डीएनए में परिवर्तन हो जाता है, तीसरा गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन, कमी भी हो सकती है, वृद्धि भी हो सकती है, और एक क्रॉसिंग ओवर, एक क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर भी एक इसका कारण है, क्रॉसिंग ओवर भी एक इसका महत्वपूर्ण कारण माना जाता है, ठीक है। ये सारे कारण किसके? विभिन्नताओं के कारण है। ये सारे कारण किसके? विभिन्नताओं के कारण है। ठीक बात समझ में आए आप लोगों को? विभिन्नताएं हैं ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चली जाएगी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चली जाएगी, ठीक है ना। जैसे देखो एक बात सिंपल सा है कि जो विभिन्नताएं दो टाइप की आ सकती है, विभिन्नताएं दो टाइप की आ सकती है। एक तो आप कह सकते हैं जननिक विभिन्नताएं, एक तो जननिक विभिन्नताएं, जननिक, एक तो कौन सी विभिन्नता है? जननिक विभिन्नता। एक विभिन्नता होगी कायिक विभिन्नताएं, जिसमें क्या होगा? डीएनए में परिवर्तन होगा। इसमें क्या होगा? डीएनए में परिवर्तन होगा और डीएनए में परिवर्तन नहीं होगा। समझ में आई बात? इसमें क्या होगा? डीएनए में सीधा सीधा परिवर्तन होगा और कायिक विभिन्नताओं में डीएनए में परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना। तो अगर आपके डीएनए में परिवर्तन हो गया तो ये विभिन्नताएं जननिक विभिन्नताएं कहलाएगी, और डीएनए में परिवर्तन नहीं हुआ तो इसे कायिक विभिन्नताएं कहेंगे। डीएनए में परिवर्तन होने से जननिक विभिन्नता उत्पन्न हुई तो ये विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगी, और इससे हम ये जो विभिन्नता है इसे हम आनुवांशिक लक्षण भी कह सकते हैं। इसे हम क्या कह सकते हैं? आनुवांशिक लक्षण भी कह सकते हैं। जैसे मान लो किसी कारण से आपके डीएनए के, आपके माँ बाप का डीएनए सब लंबे थे, आपके पीढ़ियों में सब लंबे थे, लेकिन एक गलती से आपका डीएनए की फोटोकॉपी बनते वक्त डीएनए में परिवर्तन हो गया और आपका डीएनए बोने वाला आ गया, तो ये बोना डीएनए से आप बोने हो जाओगे, और आप बोने हो जाओगे और आपके आने वाली पीढ़ियां भी बोनी हो जाएगी। यानी कि विभिन्नता ये आई कि आपका डीएनए में परिवर्तन हुआ और आप बोने हो गए, आप बोने होने के बाद आपकी सारी आगे की पीढ़ियां बोनी हो जाएगी। तो ये जो जननिक विभिन्नता थी वो आनुवांशिक लक्षण भी तो बन गई, आनुवांशिक लक्षण भी तो बन गई कि नहीं बन गई, ठीक है ना। और ये जो है, ये जो आनुवांशिक लक्षण होगी, ये कायिक विभिन्नता है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलेगी। मान लो आपका कायिक विभिन्नता, जैसे मान लो कोई आदमी था और कोई युद्ध में गया और उसका हाथ कट गया, तो ऐसा नहीं है हाथ कट गया तो उसके बच्चे होंगे उसमें, हाँ ऐसा थोड़ी है, हाथ होगा ही नहीं,
ऐसा तो नहीं हो सकता। उसके बच्चे होंगे, उसमें हाथ आएगा। फिर मान लो उसका बच्चा हुआ, उसका भी हाथ कट गया युद्ध में, तो उसके बच्चे में भी हाथ आएगा, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि उसका भी हाथ नहीं आए, क्योंकि ये जो है ये कायिक विभिन्नता है। आपका हाथ टूट गया, ये कायिक विभिन्नताएं है। ऐसे जैसे बाई एग्जाम्पल देखो, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, हमारे सामान्यतः आसपास की महिलाएं या पुरुष होते हैं, उनके यहाँ कानों के अंदर सेद करते हैं, छोटे होते हैं और बड़े जब तक रहते हैं कानों में रहते हैं सेद, और उसके अंदर कुछ गहने वगैरह आभूषण पहन के रखते हैं। लेकिन आपने कभी देखा हजारों पीढ़ियां जो है वो ऐसे सेद करती आई, क्या कोई बच्चा पैदा हुआ और उसके कानों के अंदर सेद थे? ऐसा हुआ क्या? हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि वो जो है विभिन्नता कायिक विभिन्नता है, इसे हम उपार्जित लक्षण कह सकते हैं। ये तो कौन से लक्षण है? आनुवांशिक लक्षण है, इसे हम उपार्जित लक्षण कह सकते हैं। उपार्जित लक्षण कहा जा सकता है। आई बात समझ रहे हैं? ये उपार्जित लक्षण है, तो ये कौन से है? आनुवांशिक लक्षण है। आनुवांशिक लक्षण कहलाएंगे कौन से? ये, और ये उपार्जित लक्षण कहलाएंगे। आई बात समझ रहे हैं? ये बातें जो है वो महत्वपूर्ण होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी ग्रेगर जॉन मेंडल की। तो जो ग्रेगर जॉन मेंडल है, इन्हें आनुवांशिकी का पिता या आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। देखिए, जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, इनका जो जीवन है, अपन जब जीवन की बात करें तो इनका जीवन था, ये इन्होंने शुरुआती जो पढ़ाई है, ये जैसे एक अपन कह सकते हैं ये ईसाई धर्म से रिलेटेड थे। कौन से धर्म से? इस मतलब अगर अपन बात करते हैं ये ईसाई धर्म से रिलेटेड थे, तो इनकी जो शिक्षा हुई वो कहाँ से हुई? गिरजाघर के अंदर हुई, ठीक है। इनकी शिक्षा जो है वो ज़्यादा, जो शुरुआत की शिक्षा गिरजाघर के अंदर हुई, और फिर इन्होंने अपना पढ़ाई वढ़ाई का काम किया, और उसके बाद इन्होंने मटर के पौधे पे प्रयोग किए। कौन से पौधे पे? मैं कल मटर के पौधे पे प्रयोग किए। ग्रेगर जॉन मेंडल ने किसके पौधे पे प्रयोग किए? मटर। इसे उद्यान मटर भी कहते हैं, ध्यान रखना, उद्यान मटर पर प्रयोग किए। इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम पाइसम सेटाइवम, सेटाइवम, ठीक, पाइसम सेटाइवम, ये मटर का वैज्ञानिक नाम है। इस पर इन्होंने प्रयोग किए, और इस पर इन्होंने प्रयोग करके जो आनुवांशिकता के महत्वपूर्ण नियम दिए, और इनके जो नियम थे, इन्होंने पूरी बायोलॉजी को हिला के रखा। बायोलॉजी के अंदर एक नई क्रांति लाई, ऐसे कह सकते हैं। आनुवांशिकता के लक्षण थे, आनुवांशिकी लक्षण थे, इसका इन्होंने अध्ययन किया। किस पौधे पे किया? जिस पौधे पे किया उसे अपन कहते हैं मटर, उद्यान मटर कह सकते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम पाइसम सेटाइवम होता है, और इस पर इन्होंने प्रयोग किया, और ये प्रयोग करके इन्होंने जो है आनुवांशिकता के कुछ नियम दिए, और वो 3 नियम थे, वो बहुत ही महत्वपूर्ण नियम थे। इससे आनुवांशिकी के अंदर एक बहुत नई क्रांति आई। और जैसा मैं आपको एक चीज और बताता हूं, कि जब ये मेंडल प्रयोग कर रहे थे, मेंडल ने प्रयोग किए और अपना डाटा लिख के रख दिया, और जब इन्होंने दिखाए तो ये साबित नहीं हुआ, और लोगों ने माने नहीं कि ये आपके प्रयोग सही है। फिर ये मर गए। उसके बाद वैज्ञानिक, 2-3 वैज्ञानिक आए, उन्होंने मिलकर के इनके जो प्रयोग थे उनको वापस पढ़ा, अध्ययन किया, और उन प्रैक्टिकल को देखा, और उसके बाद इन्होंने इनके जो प्रैक्टिकल थे वो किताबों में छपना शुरू हुए, और इन प्रैक्टिकलों को, इन नियमों को माना जाने लगा कि हाँ, कि मेंडल ने इतने बहुत महत्वपूर्ण नियम थे वो प्रतिपादित किए। और इनकी मृत्यु के बाद इनकी जो ये किताबों में, या यूं कह सकते हैं कि इनके नियम थे वो पब्लिश हुए, इनके नियम थे वो प्रकाशित हुए। उससे पहले किसी ने ये नहीं माना कि जो मेंडल बात कर रहे हैं वो बात सही है। तो उसके बाद मेंडल ने अपने नियम बनाए, और बेहतरीन तरीके से किस किस तरीके से इन्होंने नियम दिए,
और क्या क्या प्रयोग किए, मटर को ही क्यों देखा इन्होंने, और भी बहुत सारे कारण थे। मेंडल थे वो सक्सेस क्यों हुए, इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं, वो हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन आज मैं सिर्फ इतनी सी बात कह सकता हूँ कि ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहते हैं, और इन्होंने पूरे विश्व के अंदर आनुवांशिकी के अंदर एक बहुत नई क्रांति लाई। ऐसे महान वैज्ञानिक से आपको प्रेरणा लेने की जरूरत है। आपको कभी अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इनके जिंदा रहते हुए इनके प्रयोग थे वो प्रकाशित नहीं हुए, इनके प्रयोगों को किसी ने माना नहीं, लेकिन इनके मरने के बाद सारी दुनिया ने इनके जो प्रयोग थे उनको माना, इनके नियमों को माना। आज इसी वजह से आज हम भी इन्हें पढ़ रहे हैं। तो ऐसे महान वैज्ञानिकों से आपको प्रेरणा लेकर के जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। और इसी बात के साथ आज हमारी इस क्लास को समाप्त करते हैं, और उम्मीद करता हूं कि आप अपनी तैयारी को एक बहुत बड़ी और नई रफ्तार दे चुके होंगे। पढ़ाई जारी रखिए, सफलता आपके कदमों में होगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।